नमस्कार विद्यार्थियों। हम सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमने कल के अध्याय में पढ़ा है और आज हमें पढ़ना है प्रांतीय शासन व्यवस्था के बारे में। मैं एक बार आपको कल जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सुल्तान जो है राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। उसके अधीन वजीर, दीवाने आरिज, दीवाने इंसा, दीवाने रसालात, सद्र उस सुदूर जो कि धर्म व दान विभाग का अधिकारी होता था, काजी उल कुजात जो कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में था। ये सभी अधिकारी इसके अधीन आते थे। अब आते हैं हम सल्तनत कालीन प्रांतीय शासन व्यवस्था के बारे में। सल्तनत काल में प्रांत को इक्ता कहते थे। इल्तुतमिश ने इस व्यवस्था को व्यवस्थित किया था, जबकि भारत में सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी। इक्ता का शाब्दिक अर्थ होता है हस्तांतरणीय भू राजस्व अधिन्यास। इक्ता अरबी भाषा का शब्द है। इक्ता के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रांत का अध्यक्ष को इक्तेदार या मुक्ता या वली कहा जाता था। वली जो भौगोलिक क्षेत्र में इक्तेदार था उसको कहा जाता था। इनके कार्य थे अपने अंतर्गत इक्ता में शांति व्यवस्था बनाए रखना, भू राजस्व करों की वसूली और उसमें से अपना वेतन व प्रशासन का खर्चा काटकर बाकी बचा हुआ केंद्र सरकार को भेजना। इसे फवाजील भी कहते थे। जब भी सुल्तान को सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो सैनिक सेवा प्रदान करना, ये मुख्य कार्य थे इनके। 1279 ईस्वी में बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी की सर्वप्रथम नियुक्ति इक्तेदारों के साथ की, ताकि वे इक्ताओं की आय व्यय का सही हिसाब रख सकें, वे इक्तेदारों के भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकें। वकूफ या नाजिर यह ख्वाजा या साहिब का मददगार होता था। सल्तनत काल में प्रत्येक प्रांत को अनेक सिकों अर्थात जिलों में बांटा गया था। पहली बार सिख का उल्लेख हमें तुगलक काल में मिलता है। इसका अध्यक्ष सिकदार कहलाता था। प्रत्येक सिख अनेक परगनों में विभाजित थे। परगने के अध्यक्ष को आमील कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिन्हें मौजा कहा जाता था। प्रत्येक गांव में 2 मुख्यतः अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। पहला मुकद्दम, ये गांव के मुखिया कहा जाता था, और पटवारी, ये गांव का भू राजस्व या भू राजस्व संबंधी कार्य को देखते थे, करते थे। एक परगने में 84 से लेकर 100 गांव तक सम्मिलित होते थे। तो ये थी सल्तनत कालीन प्रांतीय व्यवस्था। अब हम पढ़ते हैं आज सल्तनत काल की सैनिक व्यवस्था के बारे में। सल्तनत काल की सैनिक व्यवस्था तुर्की व मंगोल पद्धति पर आधारित थी। सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरिज कहा जाता था, जिसकी स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी, और इसके प्रधान को आरिज ए मुमालिक कहते थे। सेना का प्रधान सेनापति सुल्तान होता था। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना का गठन किया। इल्तुतमिश ने सैनिकों को नगद वेतन के स्थान पर इक्ता प्रदान की।
केंद्रीय सेना हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहलाती थी। प्रांतीय सेना हस्म ए अतरफ कहलाती थी। शाही घुड़सवार जो है सवार ए कल्ब कहलाते थे। सुल्तान के व्यक्तिगत सैनिक शमसी घुड़सवार कहलाते थे। सल्तनत काल में सेना के मुख्यतः 3 भाग थे: घुड़सवार सेना, गज सेना और पैदल सेना। शाही अंगरक्षकों व शाही गुलामों की सेना को खास कैल कहा जाता था। सल्तनत काल में सेना की व्यवस्था दशमलव पद्धति पर आधारित थी। सबसे छोटी टुकड़ी 10 घुड़सवारों की थी और उसका अध्यक्ष सरे खेल होता था। इनके ऊपर सिपहसालार होता था जिसके अधीन 100 घुड़सवार सैनिक होते थे। उनके ऊपर अमीर होता था जिसके पास 1000 सैनिक होते थे। उनके ऊपर मलिक होता था जिसके अधीन 10,000 और इनके ऊपर खान होता था। सल्तनत काल में सबसे छोटी पदवी अमीर और उसके ऊपर मलिक और इसके ऊपर खान और खान से भी बड़ी पदवी थी उलूग खान की होती थी। जो सेना राजधानी में नियुक्त होती थी उसे हस्म कल्ब या कल्बे सुल्तानी कहा जाता था। जो सैनिक टुकड़ियां राजधानी के बाहर प्रांत या परगनों में होती थी उन्हें हस्म अतरफ कहा जाता था। सुल्तान की स्वयं की पर्सनल जो आर्मी होती थी उसको खास खेल कहते थे। मुगल काल में से अहदी कहते थे। पैदल सैनिकों को पायक कहते थे। तो इस प्रकार मंगोल सेना का वर्गीकरण दशमलव प्रणाली पर आधारित था और इसे ही सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था में अपनाया गया था। तो ये था सल्तनतकालीन प्रांतीय व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था के बारे में। आज के अध्याय में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।